हेलो दोस्तों, सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मित्रों। देखिए दोस्तों, रीट परीक्षा में यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। शैक्षिक परिदृश्य के खंड से हमने ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है शैक्षिक परिदृश्य का। उसमें आप जाके जरूर देखें। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम ये जो शैक्षिक परिदृश्य का जो टॉपिक है राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश। ठीक है जी, इसको हम एंटायरली कवर करवाएंगे दोस्तों। तो याद रखें, वन शॉट में हम इसको अच्छे से कवर करेंगे और यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा मित्रों, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएं। और आज ये टेस्ट भी हो जाएगा आपका और यही आपका नॉलेज भी हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपके लिए हो जाएगी क्योंकि हम टेस्ट भी करवा देंगे इसी में और इसी में आपको नॉलेज भी दे देंगे। ठीक है, ताकि जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहे। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं पहला प्रश्न। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की कितनी प्रतिशत सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी है। देखिए, दुर्बल वर्ग के बारे में बात की गई है। असुविधाग्रस्त बालक बालिकाओं के प्रवेश निशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। तो ये एक्ट की बात कही है कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की कितनी प्रतिशत सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त के बालक बालिकाओं के प्रवेश देकर निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। दोस्तों, ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 25%। मित्रों, क्या इसका उत्तर हो सकता है? तो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है 25%। याद रखें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने मित्रों। आरटीआई अधिनियम 2009 में दुर्बल वर्ग का आशय क्या है? पूछा गया है कि जो आरटीआई एक्ट 2009 का है उसमें दुर्बल वर्ग का आशय क्या है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए दे रखा है कि ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है। दूसरी बात ये कही गई है कि अनुसूचित जाति के बालक बालिका हों। तीसरा हो अनुसूचित जनजाति के बालक हों और पिछड़ा वर्ग के बालक हों। देखिए दोस्तों, याद रखें, बालक का शब्द का अर्थ मेल और फीमेल दोनों आ गया इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर है ऐसे बालक जिनकी अभिभावक की आय वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से कम है। तो वो कौन होगा? दुर्बल वर्ग। ओके मित्रों, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार इनमें से कौन असुविधाग्रस्त समूह में शामिल नहीं है? पूछा है नहीं है। याद रखें, आप एक एक चीज को लाइन करते जाए। नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन असुविधाग्रस्त समूह में शामिल नहीं है? तो मित्रों, इसमें देखिए असुविधाग्रस्त में कौन कौन शामिल है। अब पहले तो मैं आपको शामिल का बता देता हूँ। देखिए, अनुसूचित जनजाति एससी कैटेगरी के जो बालक हैं वो शामिल हैं। फिर एससी कैटेगरी के जो बालक हैं वो भी इसमें शामिल हैं और अनाथ बालक वो भी शामिल है। लेकिन कौन शामिल नहीं है? तो सामान्य वर्ग के बालक इसमें शामिल नहीं है। हमें नहीं पूछा है, हमने आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, देखिए। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले बालक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब पहली कक्षा में प्रवेश लेना है और आरटी एक्ट 2009 का पालन भी हमें करना है। तो मित्रों, पहली कक्षा में प्रवेश लेना है तो कितनी एज होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 8 वर्ष। दोस्तों, आपने सही उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है 6 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष के 6 वर्ष के बालक की वो न्यूनतम आयु मानी गई है पहली कक्षा में प्रवेश देने की। और ये किसके अकॉर्डिंग? आरटी अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग। मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। आरटी अधिनियम के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा सकता है। क्या कहा गया है? आरटी अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा सकता है। देखिए, इसका उत्तर क्या है? राजस्थान के किसी विद्यालय में,
जिले में किसी भी विद्यालय में, ब्लॉक के किसी विद्यालय में या कैचमेंट एरिया के किसी विद्यालय में। मित्रों, आप जिले के किसी विद्यालय, आपका जो कैचमेंट एरिया होगा वहीं पर आप निःशुल्क सीट पर प्रवेश आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। गैर सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल है। देखिए, गैर सरकारी, आप एक एक भाषा को, वर्ड को पकड़ेंगे। गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट के लिए प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल कौन सा है मित्रों? तो यहाँ पर याद रखें, इसका आंसर है राज PSP NIC, www.raj.psp.nic इसका पोर्टल है मित्रों। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, 7वां प्रश्न। देखिए दोस्तों, अभिभावक एवं एक बार ऑनलाइन सूचना प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र या कैचमेंट एरिया के अधिकतम कितने विद्यालयों को विकल्प हेतु भर सकता है जब वो प्रवेश दिलाएगा अपने बच्चों को? तो अधिकतम 5 विद्यालय मित्रों। इसका सही आंसर हो गया 5 विद्यालय। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, RT अधिनियम के तहत निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला स्टेटमेंट दे रखा है, प्रवेश हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडम विधि से किया जाएगा, ये बोला गया है। दूसरा स्टेटमेंट यह कहता है कि लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट है, वरीयता क्रम में विद्यालय के वार्ड ग्राम को प्राथमिकता दी जाएगी। और चौथा स्टेटमेंट में लॉटरी वरीयता में अनुसूचित जाति जनजाति के बालक को प्राथमिकता दी जाएगी। मित्रों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, पहली बात याद रखना कि इसमें सही है तो तीनों ही सही है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब अ ब स तीनों ही सही है। लेकिन कौन सा गलत है मित्रों? ये गलत है। ठीक है जी, इसमें यह दिया गया है कि लॉटरी वरीयता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बालक को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसी बात सही नहीं है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश सत्यापन व पुनर्भरण कार्य को सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी मित्रों? सतत मॉनिटरिंग CBO व DO के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, RT अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है, पूछा गया है। ठीक है जी मित्रों, अब देखिए, इस दस्तावेज के बारे में बताया गया है, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु संबंधी दस्तावेज या जाति प्रमाण पत्र। तो मित्रों, यहाँ पे याद रखें, जाति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए। ठीक है जी, अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों को दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कौन सी कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है? मित्रों, यहाँ देखिए, ऑप्शन ए है कक्षा 5 तक, ऑप्शन बी है कक्षा 10 तक, ऑप्शन सी है मित्रों कक्षा 8 तक और ऑप्शन डी है कक्षा 12 तक। तो इसका सही उत्तर है मित्रों कक्षा 8 तक। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, किस सत्र में राजस्थान के गैर सरकारी विद्यालयों में RT अधिनियम 2009 के तहत निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है? तो किस सत्र से दिया जा रहा है मित्रों? तो याद रखें, यह 2012-13 से दिया जा रहा है। याद रखें, 2012-13 से। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं, सारे स्टेटमेंट पढ़ूंगा फिर आपको असत्य बताना है। RT अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेशित बालक बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पहली बात, यदि किसी विद्यालय में किसी एंट्री कक्षा में एक भी नॉन RT प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में RT प्रवेश नहीं हो किया जाएगा। RT में प्रवेश हेतु आवेदित फार्म की जांच के दौरान दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित विद्यालय द्वारा आवेदन फार्म को निरस्त कर दिया जाएगा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों याद रखें, इसका सही उत्तर है, मतलब असत्य है ये। अगर कोई फार्म में त्रुटि होगी तो ऐसा नहीं कि फॉर्म निरस्त हो जाएगा, उस पर मौका दिया जाएगा विद्यार्थी को।
कि क्या गलती हुई है उस बारे में थोड़ा समीक्षा की जाएगी और उन्हें फिर से लाने के लिए कहा जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, प्रश्न नंबर 14, आरटी अधिनियम में असुविधाग्रस्त समूह में शामिल है। देखिए दोस्तों, असुविधाग्रस्त समूह में शामिल है। देखिए, युद्ध युद्ध के वीरांगना के बालक, यानी कि जिनके पिताजी युद्ध में मारे गए, उनके बच्चे, यानी कि सैनिक के बच्चे, निशक्त बालक और बीपीएल सूची में अभिभावक के बालक बच्चे, तो यहाँ पर सभी सही हैं। ठीक है। आरटी अधिनियम के तहत प्री प्राइमरी लेवल तीन लेवल हेतु अधिकतम आयु होगी, तो प्री प्राइमरी 3 लेवल हेतु अधिकतम आयु होगी मित्रों 4 वर्ष। मित्रों आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरटी में प्रवेश हेतु बालक की आयु गणना किस तारीख को की जाएगी? तो आरटी में बालक की जो आयु की गणना है प्रवेश के लिए किस वर्ष में की जाएगी, किस तारीख को की जाएगी मतलब, तो आप याद रखें मित्रों 31 जुलाई को की जाएगी। निशुल्क प्रवेश हेतु आयु का सबूत होगा। निशुल्क प्रवेश हेतु आयु का सबूत क्या होगा मित्रों? यहाँ पे याद रखें, आंगनवाड़ी का जो अभिलेख है वो, आधार कार्ड हो गया, अस्पताल का अभिलेख हो गया, तो यहाँ सभी जो भी अभिलेख है वो सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर आ जाएगा। ये जो सारी चीज़ें शामिल होगी तो बच्चे के लिए ये सबूत माना जाएगा। किसी बालक के आरटी में प्रवेश के तहत कितने विद्यालयों का विकल्प भरा जाएगा? कितने विद्यालयों का विकल्प भरा जाएगा? अगर बात की जाए तो 5 विद्यालयों का, याद रखें। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, आरटी में प्रवेश से संबंधित असत्य कथन है। देखिए दोस्तों, असत्य बताना है आपको। देखिए, अब यहाँ देखिए, सत्य और असत्य में एक असत्य होगा, बाकी 3 सत्य होंगे, तो अपन देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। अभी देखते हैं, लॉटरी वरीयता में अनाथ दिव्यांग बालक को प्राथमिकता दी जाएगी। पहली बात तो बिल्कुल सही है, प्राथमिकता तो इनको दी जाएगी। दूसरी बात है 5 विकल्प भरना है हमें, ये भी सही बात है। लड़कियों हेतु निश्चित विद्यालय में लड़कियां ही प्रवेश ले सकती हैं। बिल्कुल, कुछ निश्चित विद्यालयों में लड़कियां ही प्रवेश ले सकती है। अपने राज्य के कोई भी 5 विद्यालय भरे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। 5 विद्यालय कोई भी नहीं, कैचमेंट एरिया ही होना चाहिए दोस्तों, इसलिए असत्य हो जाएगा ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 18 में सॉरी किसी विद्यालय में प्रवेश 18 हो तो सामान्य प्रवेशित बालक होंगे। तो सामान्य प्रवेशित अगर मतलब कहा है कि भाई एडमिशन 18 का हुआ है, तो सामान्य प्रवेशित बालक कितने होंगे मित्रों? देखिए, सामान्य प्रवेशित बालक होंगे 13। अगर 18 का रोल है तो यहाँ पे सामान्य जो होंगे बालक वो 13 होंगे और बाकी आरटी के तहत होंगे। ठीक है। अगला मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन हेतु दलों का गठन किया जाएगा। अब ऑप्शन दे दिया है आपको, इसका आंसर बताना है किसके तहत किया जाएगा, जो दलों का गठन कैसे किया जाएगा। तो मित्रों याद रखें, दलों का गठन किया जाएगा संयुक्त निदेशक के द्वारा नहीं, पीओ के द्वारा नहीं, निदेशक के द्वारा नहीं, इसका गठन किया जाएगा मित्रों जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, एक 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 सत्यापन दल को अधिकतम कितने विद्यालय आवंटित किए जा सकते हैं? एक सत्यापन दल को कितने विद्यालय आवंटित किए जा सकते हैं मित्रों? तो याद रखें 3 विद्यालय। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, भौतिक सत्यापन की जांच में शामिल बिंदु है। भौतिक सत्यापन की जांच में शामिल बिंदु है विद्यालय की समिति, जो स्थिति होती है उसकी, और एंट्री कक्षा में निशुल्क प्रवेश की जांच और प्रवेशित बालकों की पात्रता की जांच। देखिए दोस्तों, उपयुक्त सभी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने 24वां प्रश्न, आरटी में प्रवेशित बालकों के अभिभावकों से प्रतिवर्ष लिया जाता है, मतलब क्या लिया जाता है, ताकि पुनर्भरण की पात्रता पर विचार किया जा सके। तो मित्रों इसका सही अंतर है आय प्रमाण पत्र लिया जाता है। ठीक है, हर साल लिया जाता है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, आरटी के तहत कौन सी राशि पुनर्भरण योग्य नहीं है? देखिए, पहली बात याद रखें, बालकों की फीस, बालकों की फीस तो पुनर्भरण है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अभिभावकों से लिया दान और बालकों से लिया अनुदान, ये पुनर्भरण योग्य नहीं है। याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों
द, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, अभिभावकों से लिया गया दान भी होगा और बालकों से लिया गया अनुदान भी होगा। द में क्या ऑप्शन है, ब और स। ठीक है, आरटी के तहत प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के फीस पुनर्भरण हेतु बजट आवंटन कौन करता है? बजट का आवंटन कौन करता है मित्रों, ये पूछा गया है। तो याद रखें, उच्च शिक्षा विभाग नहीं, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ये भी नहीं करता है, और प्राथमिक निदेशालय तो बिल्कुल प्राथमिक निदेशालय ही बजट का आवंटन करता है मित्रों। तो आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने है, आरटी के तहत माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण हेतु बजट आवंटन कौन करता है? देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा, यहाँ पे देखा आपने कि जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए तो कौन करता है भाई, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय करता है, शिक्षा निदेशालय करता है। फिर आरटी के माध्यमिक शिक्षा के लिए कौन करेगा भाई पुनर्भरण, तो इसका पुनर्भरण करता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। तो ऑप्शन ए सही है। और अगला प्रश्न मित्रों, भौतिक सत्यापन दलों का गठन किन विद्यालयों के लिए किया जाता है? तो विद्यालय मित्रों याद रखें, विद्यालय जिन्हें आरटी के तहत निःशुल्क सीट पर विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहीं पर भौतिक सत्यापन दलों का गठन किया जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर अपनी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और आगे और भी बेहतरीन वीडियो आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हम पूरा जो शैक्षिक परिदृश्य है ऐसे ही करने वाले हैं, तो ये वीडियो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।